नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है भाषा की अवधारणा। भाषा की अवधारणा का अर्थ होता है कि भाषा का विकास कैसे हुआ। अगर हम भाषा के विकास की बात करें तो संसार के जितने तरह के जीव हैं उनकी अपनी अपनी भाषा है। पशु पक्षी हो, जानवर हो, उनकी भी अपनी भाषा है, मानव की भी अपनी भाषा है। लेकिन जो पशु पक्षी और जानवर हैं उनकी भाषा तो है, लेकिन उनमें विचारों की कमी पाई जाती है। विचारों की कमी का अर्थ है कि उन्होंने अपनी भाषा को किसी चिन्हों में नहीं परिवर्तित किया, किसी लिपि में नहीं परिवर्तित किया। लेकिन मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और उसने अपनी भाषा को किसी चिन्ह के साथ रखा, किसी चिन्हों में परिवर्तित किया और अपनी एक लिपि का भी विकास किया, जिसकी वजह से मनुष्य ने अपनी भाषा का विकास किया। लेकिन और भी जानवर, पशु पक्षी, उन्होंने अपनी भाषा का विकास नहीं किया क्योंकि उनके अंदर विचार की कमी पाई जाती है। इसलिए मुख्य रूप से अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि भाषा का जो मुख्य रूप से संबंध है वो है मनुष्य से। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कि जो भाषा की अवधारणा है वो क्या है, भाषा का विकास कैसे हुआ और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं भाषा की अवधारणा। भाषा की अवधारणा, लैंग्वेज ऑफ कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। देखिए, अगर हम इसको देखें कि भाषा के अवधारणा क्या है, कहाँ से विकसित हुई, तो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो इसके विकास की बात करें तो भाषा शब्द को हम संस्कृत से अगर लें, क्योंकि हम भारतीय हैं तो यहाँ से हम बात की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम संस्कृत से लें तो जो भाषा है यह संस्कृत के मुख्य रूप से दो शब्दों से मान सकते हैं। तो एक है आपका संस्कृत का भाष और एक है आपका टाप, जिसका आ शेष बचता है। तो यहां पे देखें कि भाष क्या है, तो संस्कृत में भाष एक धातु है और टाप एक प्रत्यय है। यहां पे हम देखें कि जो भाषा शब्द है यह संस्कृत के भाष धातु से तथा टॉप प्रत्यय से इसका निर्माण हुआ है। और इस तरीके से हम देखें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, तो जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका वो होता है बोलना, बोलना, कहना, उच्चारण करना, उच्चारण करना, प्रकथन करना, कथन करना, बोली और जबान, जबान। हम कह सकते हैं कि जो भाष और टाप प्रत्यय से मिलकर बना है भाषा, उसका जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ बोलना, कहना, उच्चारण करना, प्रकथन करना, बोली या जबान। अर्थात हम यहाँ पे संक्षेप में कह सकते हैं कि स्पष्ट या व्यक्त वाणी। स्पष्ट या व्यक्त वाणी ही भाषा है, जिसको कि अगर हम कहें कि अपने वाक इंद्रियों से, अगर कोई व्यक्ति, बालक अपनी वाक इंद्रियों से कोई भी शब्द उच्चारण करता है या ये कहें कि कुछ उच्चारण करता है, तो वाक इंद्रियों से जो भी कुछ उच्चरित होता है उसको व्यवस्थित तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो वही एक भाषा का रूप ले लेता है, जिसे हम कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में समझें इसको तो कहेंगे कि मानव की वाक
वाक इंद्रियों द्वारा उच्चरित स्पष्ट, सार्थक एवं अर्थपूर्ण शब्द समूह ही भाषा है। यहां पे लिखा गया कि वाक इंद्रियों यानी कि जो वोकल पार्ट है, वाक इंद्रियां जो बोलने के लिए सहयोग में या मानव बोलने के लिए जिन इंद्रियों को लाता है प्रयोग में, उसे हम वाक इंद्रिया कहते हैं। तो वाक इंद्रियों के द्वारा उच्चरित स्पष्ट, सार्थक एवं अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को ही हम भाषा कहते हैं। यहाँ पे हमने भाषा के उद्भव के तहत हमने देखा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द कैसे बना। आइए हम कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा, या ये कहें कि भाषा की परिभाषा क्या दी गई उन लोगों के अनुसार। तो आइए देखते हैं कि जो भाषा की परिभाषा है वो क्या दी गई है। यहाँ पे आप स्लाइड के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं कि जो भाषा है वो क्या है। और हम अब परिभाषा की बात करें तो भाषा की जो परिभाषा है, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो पाणिनि महोदय हैं, पाणिनि महोदय ने भाषा की परिभाषा दी, और पाणिनि ने को हम सूत्रकार भी कहते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की और उसको सूत्रों के माध्यम से किया, उसमें सूत्रों को रखा, इसलिए इन्हें हम सूत्रकार कहते हैं। तो पाणिनि जी के अनुसार अगर हम देखें कि भाषा क्या है, तो उन्होंने कहा भास व्यक्तायाम वाची, भास व्यक्तायाम वाची अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। यानी कि मनुष्य ने जो व्यक्त किया वो भाषा है। इसका अर्थ हुआ कि और भी जीव हैं वो भी व्यक्त करते हैं, लेकिन हम उनको हम भाषा नहीं कहते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। वहीं पे पतंजलि महोदय, जिन्हें हम भाष्यकार कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा व्यक्तवाची वर्णा येषाम ते इमे व्यक्तवाच्य, जिसे कि उन्होंने कहा कि भाषा क्या है, अर्थात भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त या प्रकट करते हैं। यानी कि अपने विचारों को हम जिससे प्रकट करते हैं वही भाषा है पतंजलि जी के अनुसार। वहीं पे हम देखें कि महर्षि यास्क ने क्या कहा। तो महर्षि यास्क ने कहा कि मनुष्य द्वारा वाणी यानी कि वाक इंद्रियों से उच्चरित ध्वनि संकेत, उच्चरित ध्वनि संकेत जैसे ट, म, क ऐसे आप बोलते हैं, ये उच्चरित ध्वनि संकेत हैं। तो मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चरित ध्वनि संकेत से गठित शब्दमयी सर्जना, शब्दमयी सर्जना का अर्थ होता है शब्दों से रचित, यानी कि सर्जना का अर्थ होता है निर्माण करना, नई चीजों का निर्माण करना। तो यहाँ पे शब्दमयी सर्जना यानी शब्दों से निर्माण किया गया है। तो शब्दमयी सर्जना ही वस्तुतः भाषा है। अतः मनुष्य द्वारा उच्चरित शब्द ही भाषा की श्रेणी में आते हैं, अर्थात अन्य जीवों के द्वारा उच्चरित शब्द भाषा की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ और लोगों के अनुसार परिभाषा को देखते हैं, इन्होंने क्या कहा। एक विदेशी राइटर है, उन्होंने लिखा, जिनका नाम है ब्लोच एवं ट्रैगर। ब्लोच एवं ट्रैगर के अनुसार उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कॉन्सेप्ट कोऑपरेट एंड इंटरेक्ट। सोशल ग्रुप सामाजिक समूह कोऑपरेट करते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसको कहा गया। अर्थात भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। देखिए, स्वैच्छिक ध्वनि संकेत अपनी इच्छा से उन ध्वनि संकेतों को व्यक्त करते हैं। कैसे? व्यवस्था के रूप में, जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह सहयोग एवं अंतःक्रिया
करता है। तो ब्लोच एवं ट्रैगर के अनुसार कह सकते हैं कि भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह सहयोग एवं अंतःक्रिया करता है। अगर हम देखें उपरोक्त परिभाषाओं को तो उसके आधार पर हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भाषा क्या है। तो यहाँ पे हम सामान्य तौर पर देखें तो कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हम दूसरे के विचार को समझते हैं और हम अपने विचार को दूसरों को समझाते हैं, वही आपकी भाषा है। यहाँ पे कहा जा रहा है भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा सामाजिक मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझा सकता है और दूसरे के विचार को स्वयं समझ सकता है। अर्थात भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। सार्थक माध्यम का अर्थ होता है उसका कोई न कोई अर्थ होता है। जब भी कोई भाषा बोली जाती है, कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। अर्थ नहीं है तो वो कोई भाषा नहीं है। जैसे कहें टुप्पू टुप्पू, अब कोई अर्थ नहीं है इसका तो ये कोई भाषा में नहीं आएगा। ये एक ध्वनि है और ध्वनि तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन क्या हम उनको भाषा कहते हैं? भाषा नहीं कहते हैं। इसलिए उसका कोई ना कोई ध्वनि संकेत का कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने परिभाषा को देखा। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर देखते हैं कि यह जो भाषा है उसकी क्या विशेषता होती है। तो भाषा की विशेषताओं को अगर देखें तो यहाँ पे देखा जाता है कि भाषा की ये मुख्य विशेषताएं हैं और हम इन विशेषताओं को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं और हम उनके प्रश्नों को करने में समर्थ तभी हो सकते हैं जब उनके हर एक बिंदु को तीखी नज़र से या ये कहें कि गहराई से उनके बारे में तर्क वितर्क करेंगे, तब हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बिंदु है भाषा का संबंध मनुष्य से है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस भाषा का संबंध किसी और जीव जानवर और पशु पक्षी से नहीं है, बल्कि किससे है? मनुष्य से है। इसको देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। तो जो भाषा का संबंध है मनुष्य से है, तो यहाँ पे देखें कि जो मनुष्य है अपनी अभिव्यक्ति तो करता है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कौन लोग करते हैं? पशु पक्षी भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, और वहीं पे अभिव्यक्ति मनुष्य भी करते हैं। लेकिन अगर पशु पक्षियों की बात करें तो अपनी भाषा में विचार विनिमय नहीं करते और जब अपनी भाषा में वह विचार विनिमय नहीं करते हैं तो विचार विनिमय के अभाव में, क्या कहेंगे कि विचार विनिमय के अभाव में वो भाषा का विकास नहीं करते, भाषा का विकास नहीं करते, इसलिए इनकी कोई भाषा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य जो होता है वो विचार प्रधान प्राणी है, विचार प्रधान प्राणी अर्थात मनुष्य के पास विचार हैं और विचारों के माध्यम से वह अपनी ध्वनियों को कोई न कोई चिन्हों, कोई न कोई संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित कर देता है। इसलिए जो भाषा का संबंध है वो मनुष्य से है और भाषा जो होती है वह विकासशील होती है। इसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि भाषा का जो संबंध है वह मुख्य रूप से किससे है? तो भाषा का संबंध जो है वो मुख्य रूप से मनुष्य से है। आइए देखते हैं अगली विशेषता को कि भाषा ध्वनिमय है। यहां पे देखें कि भाषा कैसी है? ध्वनिमय है। इसे देखें कि जो
मनुष्य होता है वो अपनी वाक इंद्रियों से ध्वनि को उच्चारित करता है। तो जो मनुष्य है वह अपनी वाक इंद्रियों से ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है और इन ध्वनियों को संयोग करता है। उत्पन्न तो कर दिया लेकिन उनका संयोग करेगा। संयोग का मतलब है कि वह ध्वनियों को एक साथ संगठित करता है और वही संगठित ध्वनियां शब्द का रूप ले लेती हैं और वो शब्द ही आगे बढ़कर विकास करके भाषा बन जाते हैं। तो हर देश में अपनी ध्वनियों को बोलते हैं लोग, कंपन कराते हैं वाक इंद्रियों के माध्यम से और वो ध्वनि का रूप लेता है, ध्वनियां संयोग करती हैं, शब्द बनते हैं और शब्द से भाषा का विकास होता है। अगला बिंदु है कि भाषा प्रतीकात्मक है। अगर हम देखें यहाँ पे कि भाषा कैसी है, प्रतीकात्मक है, अर्थात मनुष्य ने ध्वनि को कुछ संकेत दे रखे हैं, संकेत दे रखे हैं, इनको चिन्ह दे रखे हैं। जैसे आप विदेशी भाषाओं को लीजिए तो उन्होंने कोई न कोई चित्रलिपि का प्रयोग कर लिया है, कोई ने भावलिपि का प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन्होंने अपनी ध्वनियों को क, ख, ग, घ ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो भाषा है वह प्रतीकात्मक है, यानी कि इसको किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी न किसी संकेत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि भाषा प्रतीकात्मक है। वहीं पे हम अगली विशेषता देखें तो कही जा रही है कि संसार के हर भाषा भाषी के लिए वस्तु तथा उसका अर्थ तो एक ही रहता है, अंतर केवल ध्वनि प्रतीक में है, यानी कि अभिव्यक्ति में है। कहने का अर्थ हुआ कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तु और उनका अर्थ, जैसे कि यह पेन है तो यह वस्तु है, पेन है, तो इसका जो अर्थ है वो एक ही है, पेन है, लिखने के काम में आ रहा है। तो यहां चाहे भारतीय कोई लिखे चाहे जापानी कोई लिखे तो पेन से ही लिखेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई इसे पेन कहता हो तो कोई इसे कलम कहता हो, बस उच्चारित करने में अंतर है। लेकिन अगर यह है भाषा के माध्यम से प्रतीक करने की चीज, तो कहा जा रहा है कि ध्वनिमय प्रतीक के स्तर पर होता है, यानी कि अंतर केवल बोलने में है, लेकिन वो वस्तु और उसका जो अर्थ है वो एक ही है। जैसे गिलास है, कोई भी वस्तु है, जैसे कमल है तो कमल है तो कमल का जो फूल है वो वहां पे भी होगा, विदेश में भी होगा, भारत में भी होगा, लेकिन भारत में हिंदी में कमल कहेंगे तो संस्कृत में जलज कहेंगे और वहीं विदेश में इसको लोटस कहेंगे। यानी कि अर्थ ये निकला कि ध्वनि के प्रतीक में अंतर है लेकिन वह वस्तु के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। आगे देखते हैं कि हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है और अपने नियम सिद्धांत से वो चलते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। जैसे आप देखते हैं कि उर्दू है तो वो उर्दू को आप दाएं से बाएं जाते हैं, वहीं हिंदी को देखिए तो हिंदी को आप बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। वहीं पे कुछ भाषाएं विदेशी ऐसी हैं जैसे कि संभवतः चीनी भाषा होगी तो वह ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। ये अपनी व्यवस्था है इनकी। तो सभी तरह की भाषाएं जो होती हैं वो भाषाएं अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर कार्य करती हैं, यानी कार्य का अर्थ है अपनी अभिव्यक्ति करती हैं अपने अपने तरीके से। अगला जो बिंदु है वो है कि भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील है। यहां पर देखें कि जो भाषा है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का अर्थ होता है, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही समझें तो भाषा में परिवर्तन हुआ है। जैसे हम लोग कहें कि भारत की प्राचीन भाषा कहते हैं कि संस्कृत है। अब यह भाषा संस्कृत थी पहले, फिर यह रूप बदली और रूप बदलने के बाद यह पाली हो गई
और पाली के बाद यह प्राकृत हो गई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश हो गई, और अपभ्रंश के बाद यह हिंदी हो गई। यानी कि भाषा ने अपना रूप बदला। कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और हिंदी का रूप ले लिया, जो आज हम वर्तमान में देखते हैं। वहीं पे भाषा कैसी है? विकासशील है। विकासशील होने का अर्थ है कि इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं उसके माध्यम से इनके विकास यानी कि वृद्धि होती है, इनके शब्दों में वृद्धि होती है। तो कह सकते हैं कि विकासशील का अर्थ समझ सकते हैं कि इसमें शब्दों में वृद्धि होगी, शब्दों में वृद्धि होती है, इसमें शब्द बढ़ेंगे, और कह सकते हैं कि नए नए शब्दों का निर्माण होता है, नए नए शब्दों का निर्माण होता है, और लेखन शैली, कह सकते हैं कि नई लेखन शैली का भी विकास होता है। इस तरह से हमने देखा कि जो भाषा है वह परिवर्तनशील और विकासशील दोनों तरह की होती है, यानी कि इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। अगली जो विशेषता है वो है भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। यहां पे देखें कि जो भाषा की क्षेत्रीय सीमा है, तो इससे संबंधित एक कथन है, कहावत है, कह सकते हैं कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। यहां देखें कि कोस कोस पर बदले पानी, यानी कि एक कोस की बात करें तो जो एक कोस होता है वो लगभग 3.12 किलोमीटर का होता है। यानी कि पानी जो है लगभग 3.12 किलोमीटर पर कुछ अपने स्वरूप या स्वाद में अंतर करता है, यानी कि पानी का स्वरूप बदलता है। ठीक उसी तरीके से देखा गया है कि भाषा की अपनी एक क्षेत्रीय सीमा होती है, उस सीमा में ही वो भाषा बोली जा रही है। अर्थात यहाँ पे कहावत है कि 4 कोस पर वाणी, यानी कि बोलने का तरीका, बोलने का टोन बदल जाता है। तो यह 4 कोस का अर्थ हुआ लगभग 12.48 किलोमीटर। तो कह सकते हैं कि भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है। क्षेत्रीय सीमा का अर्थ होता है कि कुछ दूरी के बाद वह भाषा रूप अपना बदल देती है। ठीक आगे देखते हैं कि जो अगली विशेषता है वो है भाषा अर्जित संपत्ति है। देखिए, भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। इसका अर्थ ये होता है कि भाषा को हम ग्रहण कर सकते हैं, यह अर्थात कि अगर हम एक भाषा, जिस भाषा को जानते हैं, उसके अलावा भी और भी कई तरह की भाषाएं हैं, उर्दू है, अंग्रेजी है, फारसी है, तमिल है, कन्नड़, इन सभी भाषाओं को हम सीख सकते हैं, क्योंकि भाषा का होता है अर्जन। तो कोई भी व्यक्ति एक से अधिक भाषा सीख सकता है, क्योंकि भाषा का लक्षण है, भाषा की विशेषता है कि वह अर्जित होती है। हम अपने अंदर भाषा का विकास कर सकते हैं। अगली जो विशेषता है कि समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के भी विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े हुए हैं। अगर कोई संस्कृति समाप्त हो जाती है तो उस संस्कृति के साथ भाषा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण रूप से न समाप्त हो, फिर भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखें कि अभी आपने देखा कि संस्कृत अपना रूप बदली और हिंदी में आ गई, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। तद्भव तत्सम के माध्यम से यहाँ पे तत्सम शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई संस्कृत बोल रहा है क्या, किसी संस्था में संस्कृत बोली जा रही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने अपना रूप बदल दिया है। थोड़ा उसमें जटिलता थी, तो भाषा जटिलता से सरलता को ग्रहण करती है, इसलिए हम अपने संस्कृत भाषा को छोड़ते हुए धीरे धीरे उसका रूप बदलते हुए उसकी कठिनाई को छोड़कर सरलता को ग्रहण किए हैं। अगली जो विशेषता है वो है भाषा का विकास पहले होता है और लिपि बाद की चीज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है
यही नहीं, ये सारी विशेषताएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी और संस्कृत और अन्य भाषाएं जो पूछी जाती हैं, उनमें इन विशेषताओं से प्रश्न जरूर आते हैं। इसलिए इस विशेषताओं को अपने मस्तिष्क में बैठा के रखिएगा, ताकि इससे अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से करने में समर्थ हो सकें। कहा जा रहा है कि भाषा का विकास पहले होता है। एक्चुअल में अगर समझें हम, तो जो भाषा है वो बोलने की चीज है, बोलने की चीज है। अर्थात जो भाषा है वो बोलने से, व्यक्त वाक इंद्रियों से उच्चरित करने से संबंधित है, ध्वनि करने से संबंधित है। लिखने की बात तो ये बाद में आ गई। उसको सुरक्षित रखने के लिए, अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने चिन्ह बनाए, लिपि बनाई। तो पहले तो विकास होता है भाषा का, लेकिन उसके बाद लिपि के माध्यम से उसे हम सुरक्षित रखते हैं। क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। इसलिए पूछा जाए कि भाषा के विकास में कि भाषा का विकास पहले होता है कि लिपि का विकास पहले होता है, तो हम कहेंगे कि भाषा का विकास पहले होता है, क्योंकि यह बोलने की चीज है, व्यक्त वाणी से संबंधित है। लेकिन लिपि उसके बाद आती है। इसीलिए तो चीन की अलग लिपि है, भारत की अलग लिपि है, ब्रिटेन की अलग लिपि है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भाषा की विशेषता को अच्छी तरीके से समझा। अब हम लोग अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है आपका भाषा के रूप। अगर हम भाषा के रूप को देखें तो भाषा के रूप को हम कई आधार पर बांट सकते हैं। एक तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि क्या है, अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा, कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, उसके आधार पे जो भाषा है वो ये है। अगला है भाषा के रूप राजनीति के आधार पे भाषा, और एक है बिंदु आपका भाषा के रूप वैश्विक आधार पे। तो हम इन चार बिंदुओं के आधार पे हम भाषा के रूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो भाषा का रूप है वो है, पहला रूप हम समझते हैं अभिव्यक्ति के आधार पे भाषा। अगर हम देखें कि अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि हम अपने विचारों को कितने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो भाषा के रूप है विचारों को अभिव्यक्त करने के तरीके के आधार पे, तो एक है आपका सांकेतिक रूप, अगला है आपका मौखिक, और एक है आपका लिखित। सांकेतिक रूप अर्थात हम अपनी वाक इंद्रियों से या ध्वनि संकेतों को एक चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं, जिसे कि हम ध्वजा भी कहते हैं। वहीं पे हम संकेत के रूप में हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, साथ में हम मौखिक रूप से भी अभिव्यक्ति करते हैं। अगर हम मौखिक रूप से यानी कि ध्वनि संकेतों के माध्यम से अगर अभिव्यक्ति करते हैं, तो इसके मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं वो होते हैं अक्षर, शब्द, वाक्य और उच्चारण। उच्चारण का अर्थ है उचित आरोह और अवरोह से अपनी भाषा की अभिव्यक्ति करना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भाषा के तत्व हैं, अंग हैं, वो कौन से? मौखिक भाषा के अंग हैं अक्षर, शब्द, वाक्य और उच्चारण। लेकिन वहीं पे हम देखें कि जो भाषा के रूप है लिखित भाषा, यानी लिखने से संबंधित है। तो जो लिखने से संबंधित है उसमें अगर देखें तो भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित किया जाता है, यानी कि कुछ चिन्ह दे दिए जाते हैं। तो सुरक्षित रखने एवं उसे व्यापकता प्रदान हेतु प्रत्येक सभ्य समाज ने अपनी अपनी भाषाओं के लिए भिन्न भिन्न ध्वनि संकेतों के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह निश्चित किए हैं, जिन्हें आज हम लिपि कहते हैं। अर्थात देखिए कि पहले ध्वनि संकेत हैं, उनके चिन्ह हैं, और उसके बाद आती है लिपि। और लिपि का वरदान पाकर मौखिक भाषा, यही मौखिक भाषा लिखित भाषा का रूप प्राप्त करती है, जिसके प्रमुख तत्व हैं अक्षर, देखिए ये तो रहेंगे ही, अक्षर, शब्द, काव्य लिपि, विराम चिन्ह और वर्तनी। यानी कि लिखते समय जब उसको लिखेंगे, सुरक्षित रखेंगे अपने विचारों को, तो ये विराम चिन्ह इसमें जुड़ जाते हैं, उसमें लिपि आ जाती है, और उसमें वर्तनी किस तरीके से आप लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा
कि भाषा के जो रूप हैं वो अभिव्यक्ति के आधार पे मुख्य रूप से 3 हैं: सांकेतिक, मौखिक और लिखित। आइए हम लोग अगले आधार को देखें कि भाषा का जो रूप है वो राजनीतिक आधार पर कितने हैं। तो भाषा के जो रूप हैं राजनीतिक आधार पे, उसमें हम देखें तो जो पहला रूप है बोलियां। बोलियां जो कि एक क्षेत्र विशेष में होती हैं, उसके लिए क्या कहा गया कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों या घरों में करती है, जैसे सामान्य तौर पर भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, मगधी, ये सब छोटी छोटी जो हैं वो बोलियां हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बोलियां हैं वह समूह या घरों में प्रयोग की जाती हैं और साधारण जनता अपने घरों में प्रयोग करते। कोई भी व्यक्ति हो वह अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो सामान्यतः बोलियों में ही करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति सोच रहा है तो जो चिंतन करता है, घर परिवार में बोलता है, वो बोली में ही बोलता है, अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। तो इसका जो एक रूप है वो है बोलियां। दूसरा है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा परिनिष्ठित कर दिया गया है, इसी बोली को हम लोगों ने क्या कर दिया, परिनिष्ठित कर दिया। यानी कि जब किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है, यानी कि नियमबद्ध कर दिया जाता है, तो वही बोली परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो कहा गया कि किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। लेकिन जब वही परिनिष्ठित भाषा, किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर उसे हम राष्ट्रभाषा का स्थान दे देते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा का स्थान देते हैं। अर्थात पहले बोली को हम नियमबद्ध कर देंगे, व्याकरणबद्ध कर देंगे, तो वो हो जाएगी परिनिष्ठित भाषा। और जब उसे हम पूरे देश समूह में बोलने लगते हैं और राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर उसे शक्ति प्रदान हो जाती है, तो वो बन जाती है राष्ट्रभाषा। तो ये है आपका भाषा का रूप किसके, राजनीतिक आधार पे। आगे देखते हैं जो भाषा का रूप है वैश्विक आधार पे। अगर हम वैश्विक आधार पे देखें, पूरे विश्व के आधार पे देखें और समझें, तो भाषा का जो रूप है वो है पहला मातृभाषा। मातृभाषा वो भाषा होती है जो आप अपने परिवार में सीखते हैं, जिससे आप पले बड़े होते हैं, उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। तो कहा गया कि सामान्यतः जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में, जिसमें पलता बढ़ता है, तो शिशु काल में अपनी माता पिता के संपर्क में आने के कारण व्यक्ति सीखता है, और कैसे अनुकरण करके सीखता है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। सामान्य तौर पर बच्चे जो होते हैं वह मातृभाषा में ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, और वही आपके माता पिता घर परिवार में बोली जाती है। दूसरी है मूल भाषा। भाषा विज्ञान में इस भाषा को उससे निकलने वाली समस्त भाषाओं की मूल भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि संस्कृत से अनेक भाषाओं जैसे प्राकृत अपभ्रंश, कश्मीरी, सिंधी, लहंदा, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, असमी, उड़िया और हिंदी उद्भव एवं विकास हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संस्कृत से ही इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है। तो मूल भाषा, इनकी जो मूल भाषा है वो हो गई आपकी संस्कृत। तो मूल भाषा होती है, एक मातृभाषा होती है, और एक है संस्कृत भाषा। यहाँ पे देखिए कि संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है। यह संस्कृत नहीं, यह संस्कृति है, संस्कृति। यहाँ पर आप टेक्निकल टर्म सही कर देगी, यह संस्कृति है भाषा। संस्कृति भाषा यानी कि जो भाषा है कौन सी, साहित्य में की जाती है, किसी साहित्य में की जाती है, अथवा राष्ट्र की मूल सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है, वह उस जाति अथवा राष्ट्र की संस्कृति भाषा कही जाती है। यानी कि जिस भाषा के साहित्य में किसी जाति अथवा राष्ट्र की मूल सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है, मूल संस्कृति और सभ्यता निहित होती है, उसे हम संस्कृति भाषा कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय भाषा। जैसा कि आपने अभी देखा राष्ट्रभाषा,
कि जब वो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुसंख्यक के द्वारा बोली जाती है तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। यहाँ पे हम वैश्विक स्तर पर देखें राष्ट्रीय भाषा, तो संसार के प्रायः सभी राष्ट्रों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। इनमें से कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनके साहित्य में यथा राष्ट्र के इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति और आकांक्षाएं सुरक्षित रहती हैं। उन्हें हम राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आइए देखते हैं अगली भाषा। यहाँ पे भी राष्ट्रभाषा है, 2 बार हो गया है। यहाँ पे हम राजभाषा की बात कर लेते हैं। राज्य भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में किया जाए, यानी कि कोई देश अपने प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में लीजिए तो भारत की जो राजभाषा है, यहाँ पे हम देखें तो हम हिंदी को भी लिए हुए हैं, अंग्रेजी को भी लिए हुए हैं। लेकिन अगर और देखा जाए तो जैसे आप दक्षिण भारत की तरफ देखें तो दक्षिण भारत में हो सकता है कि वहाँ पे अंग्रेजी भाषा हो और कन्नड़ भी हो, तमिल भी हो, यानी कि प्रशासन करने की, शासन करने की जो भाषा होती है उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। और एक है आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा, जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र यानी कि एक देश दूसरे देश से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो क्या है कि जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अंग्रेजी भाषा को हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो कहा गया कि अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग अधिक होता है, यही अंतरराष्ट्रीय भाषा का पद आसीन है। यानी कि अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। इसके माध्यम से देश, जो संसार के जितने भी देश हैं, वो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक शब्द है लिपि। लिपि को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम चिन्हों, अपने व्यक्ति को चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं, संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं और उसे फिर हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो लिपि हो जाती है। तो भाषा का विकास पहले है, लिपि बाद की चीज है। तो हम देखें तो जो लिपि है वो क्या है, तो किसी भाषा की मूल ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह समूह को लिपि कहते हैं। यानी कि जो भी आपने ध्वनि किया इंद्रियों के माध्यम से, वाक इंद्रियों के माध्यम से, उसे हम निश्चित चिन्ह समूहों में नियमबद्ध कर देते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में समझें तो अक्षर या वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। और लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। एक है प्रतीक लिपि, एक है चित्र लिपि, एक है भाव लिपि और एक है ध्वनि लिपि। और आज हम उसमें लिपि का प्रयोग करके अपने विचारों को स्वतंत्र करते हैं, और स्वतंत्रता तो देते ही हैं, साथ में उसे सुरक्षित भी रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज देखा कि जो भाषा है उसकी क्या सामान्य अवधारणा है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।